ओके जी। न्यूक्लियर मेडिसिन का वाइवा थोड़ा सा मुश्किल भी होता है, क्योंकि वो चीज़ें ऐसी होती हैं, उनके नाम याद करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। लेकिन ये है कि आप लोगों के पास अगर वो जो स्किंटीज हैं उनके नोट्स पड़े हुए हैं आप लोगों के पास, तो वो लाजमी याद करें, वो सुने जाती हैं। और मोस्टली हिडा स्कैन, फिर रीनल स्कैन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर इसके अलावा जो हार्ट की स्कैनिंग होती है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बाकी हम देखते हैं। तो सबसे पहले वो बेसिक फिजिक्स की जो डेफिनेशन है उनमें से सुन सकते हैं आपसे, जिसमें आइसोटोप, आइसोटोन, आइसोबार, ये सब कुछ। फिर आपसे टेक्नीशियम का वो जो है पूछ सकते हैं, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, उसकी हाफ लाइफ के बारे में पूछ सकते हैं। फिर डिवाइस के बारे में पूछ सकते हैं कि इसमें क्या चीज़ यूज होती है, इसकी जो है जिस तरह सिटी स्कैन में और इसमें डिफरेंस पूछ सकते हैं, क्योंकि इनकी मशीनें तकरीबन एमआरआई और सीटी और गामा कैमरा ये ऑलमोस्ट ना सेम लगती हैं। कुछ ओपन, जिस तरह ओपन एमआरआई जैसा होता है, इसका गामा कैमरा का थोड़ा सा उससे मिलता जुलता होता है सेटअप ना। तो कई बार पूछ लेते हैं एमआरआई में और इसमें। फिर एक बार क्वेश्चन किया था उन्होंने कि क्या आप एमआरआई को और इसको पेट को आप मिला सकते हैं। हम्म, क्या आप एमआरआई और पेट को मिला सकते हैं। आप एमआरआई और पेट को कभी भी नहीं मिला सकते, क्योंकि उसमें मेटेलिक, वो पूरे का पूरा मेटेलिक है एमआरआई। और ये जो है पेट, जो क्या कहते हैं, सॉरी, वो मैग्नेटिक है और ये मेटेलिक है, और ये दोनों का आपस में बहुत स्वेयर वाला रिएक्शन होगा। तो इसलिए आप इसको नहीं मिला सकते। और जो दूसरा बात जो हम करते हैं पेट सीटी की, उसका ये होता है कि उसने पेट का ही इमेज होता है, लेकिन उसकी 3D रिकॉन होती है उसमें। जिस तरह हमारे सिटी में टोमोग्राफी जो सिंथेसिस जिसको कहते हैं, टोमोग्राफिक इमेजेस बनते हैं, तो वो भी इसमें भी वो वाली टेक्नोलॉजी कह लें कि यूज होती है, कि जो उसको 3D में कन्वर्ट करके हमें इमेज देता है। फिर आपसे जो है वो रेडियोलॉजी के जो साइन होते हैं, जिसमें रेडिएशन के बारे में, रेडिएशन हैजर्ड्स, वो सारे वो साइन भी आपने पढ़ के जाने हैं, जो येलो येलो कलर के होते हैं मस्टर्ड से ब्लैक कलर के साइंस, वो पढ़ के जाने हैं। फिर रेडियो फार्मास्यूटिकल्स के बारे में पूछा जा सकता है। आप लोगों की रोटेशन हुई है सीनम में या अनमोल में। यस मैम, हुई हम, थी। हाँ, जो सीनम वाले हैं वो तो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं हम लोगों की, क्योंकि इधर से ही हुई थी। वो तो अपना पूरा एरिया भी विजिट करवाते हैं वहाँ के टीचर्स जो हैं। ठीक है। फिर डीटीपीए स्कैन, मिबा, ये मिबी है, MIBI स्कैन है, MDP, फिर हिडा स्कैन, ये सारे इनकी फुल फॉर्म आप लोगों से पूछते हैं कि इसका मतलब क्या है इनका। ठीक है। और फिर उसके बाद कुछ की इंडिकेशन सुनते हैं, फिर उसमें आपसे इंडिकेशन के अलावा उसकी हाफ लाइफ पूछते हैं, और ये पूछते हैं कि इसमें जो आपका रेडियो फार्मास्यूटिकल है वो कौन सा यूज हो रहा है। फिर मैंने आपको ओरिएंटेशन सेशन में भी क्वेश्चन एक बताया था कि वो पूछते हैं कि आपको किस तरह से आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि इस पेशेंट को जो है वो रेडिएशन या डोज आप कह लें कि लगी हुई है। तो उनको एक स्पेसिफिक किस्म के बैजेस होते हैं जो उनको दिए जाते हैं, जिससे उनको सेपरेट किया जाता है, जिससे पता लग जाता है कि इस पेशेंट को ऑलरेडी डोज दे दी हुई है। फिर जो रीनल प्रोसीजर्स हैं किडनीज के जो हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो अच्छे से आपने करने हैं इसके लिए। रेडिएशन प्रोटेक्शन, रेडिएशन प्रोटेक्शन जो इसमें आप बेसिकली करते हैं न्यूक्लियर मेडिसिन के केस में, वो आपकी उसी तरह ही है जो हम बाकी रेडियोलॉजी में हम यूज करते हैं, जिसमें शील्डिंग है, टाइम है और डिस्टेंस है। जितना आप कम टाइम, क्योंकि वहां पे पेशेंट इटसेल्फ एक सोर्स है, उसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते। ठीक है, मशीन को तो आप बंद कर लेते हैं, या जब तक आप उसको ऑन करते हैं तब तक रेडिएशन रहती है बाद में, जबकि पेशेंट जब वहां पे है मौजूद है, वो एक सोर्स रेडिएशन का रहता ही है, जब तक उसकी हाफ लाइफ जो है वो कम नहीं हो जाती है, उतना वो डिसइंटीग्रेट नहीं हो जाता। तो आपका टाइम, यानी कि इसके हवाले से भी जो न्यूक्लियर मेडिसिन है उसमें भी अगर आप रेडिएशन सेफ्टी की या रेडिएशन प्रोटेक्शन की बात करें, तो टाइम है, डिस्टेंस है और शील्डिंग है। शील्डिंग में लेड बेसिकली इसमें यूज होता नहीं है। ठीक है, तो वो फिर आप उससे यही है कि आप उसे डिस्टेंस जितना प्रॉपर मेंटेन कर सकते हैं, क्योंकि उस दिन भी बात की थी कि जो एक्सरेज हैं उनकी एनर्जी कम होती है, जबकि गामा रेज की एनर्जी ज्यादा होती है। तो जो लेड है, इस वजह से इसमें वो पहनते भी नहीं है, कि उसने उसको प्रोटेक्ट तो करना नहीं है। ठीक है। फिर डिस्टेंस आपका सोर्स से जो है वो ज्यादा होना चाहिए पेशेंट से। ठीक है जी।
और इसके अलावा शील्डिंग शील्डिंग भी यही है कि आप उससे डिस्टेंस ही मेंटेन करके, या जब आप मेनली शील्डिंग यहाँ पे उस वक्त यूज होगी जब आप रेडियो फार्मास्यूटिकल को हैंडल कर रहे होते हैं, ठीक है, जब आपने उसको पेशेंट को लगाना होता है, या आप उसको कह लें कि एल्यूशन उसकी कर रहे होते हैं, उस टाइम पे आपको प्रोटेक्शन की जरूरत होती है, उस टाइम पे आपको शील्डिंग की जरूरत होती है, तो वहां पे प्लाईवुड और इस तरह की शील्डिंग्स वगैरह या प्लेक्सी ग्लास वगैरह ये चीजें यूज होती हैं वो उसकी हाउसिंग वगैरह में। ठीक है। फिर जनरेटर के बारे में, फिर टेक्नीशियन की प्रॉपर्टीज के बारे में पूछा जाता है। जब मेरे ख्याल से सेकेंड ईयर में थी मैं, तो तब हमारा आरएसटी का वाइवा हुआ था, तो उसमें ना उन्होंने ये टीसी जो टेक्नीशियन 99M है, ये उन्होंने लिख के ना पेपर पे मेरे आगे किया। तो मेरे से तब तो मुझे मालूम भी नहीं था कि इस तरह का कोई ये न्यूक्लियर है, तो मैंने उनको ये आंसर दिया था, ये कोई क्रिटिकल टेम्परेचर लिखा हुआ है आपने। तो इस तरह भी वो लोग पूछ लेते होते हैं। फिर पेट वर्सेस पेट के बारे में पूछा जाता है। डोजीमीटर्स के बारे में पूछा जाएगा इसमें भी आप लोगों से। सीटी और पेट का डिफरेंस, सेट वर्स सीटी वर्सेस पेट सीटी का डिफरेंस, फिर एमआरआई वर्सेस न्यूक्लियर मेडिसिन स्कैन। आप लोगों ने कोई न्यूक्लियर मेडिसिन का इमेज देखा है? मेनली जो न्यूक्लियर मेडिसिन में वो आपसे सुनते हैं ना, वो बोन स्कैन, क्योंकि जितने कैंसर के पेशेंट होते हैं ना, उनकी स्टेजिंग के लिए, उनके इसके लिए ये स्कैन लाजमी करवाते हैं, बोन स्कैन, और वो मेट्स देखने के लिए। फिर फिजियोलॉजी पूछ सकते हैं, रेडियो फार्मास्यूटिकल जो पेट सिटी में यूज होता है। अच्छा, कौन सा पेट सिटी में कौन सा वाला रेडियो फार्मास्यूटिकल यूज होता है? मैम F19 हाँ। F14 और F14। इसके बारे में, क्योंकि ये थोड़ा सा यूनिक है, बाकी तो टेक्नीशियम और ये चीजें इसी तरह की यूज होती हैं, डीटीपीए वगैरह में भी, इनमें भी। इनके बारे में फिर उन्होंने पूछा था कि जो आपका ये है पेट सिटी, इसमें कौन सा यूज होता है। ठीक है। फिर उन्होंने एक क्वेश्चन जो पूछा था, इफ में एफ जो है क्या कहते हैं, उसकी हाफ लाइफ भी फिर पूछी थी। और FDG18 जो है पेट में जो रेडियो फार्मास्यूटिकल यूज होता है, उसकी हाफ लाइफ के बारे में, उसके यूज के बारे में। तो वो यूज मेनली वो ब्रेन, हार्ट और ट्यूमर जो है उसके लिए यूज होता है, ब्रेन, हार्ट और ट्यूमर के लिए FDG18, ये याद रखना है। फिर वो इसकी आयोडीन की, थाइलियम की, टेक्नीशियम की, इनकी हाफ लाइफ। उसके बाद जो है चार्ज कपल डिवाइसेस, CCDs के बारे में सुन सकते हैं। पेशेंट की आफ्टर केयर के बारे में वो पूछ सकते हैं। दूसरा एक क्वेश्चन था कि कार्बन 12, ठीक है, एक क्वेश्चन उन्होंने पूछा था कि जो कार्बन 12 है, उसके साथ जो 12 लिखा होता है, वो क्या होता है? उसका एटॉमिक नंबर होता है या उसका एटॉमिक मास होता है? Atomic mass। एटॉमिक मास होता है। फिर कार्बन 12 और कार्बन 14, इनमें से स्टेबल कौन सी है और अनस्टेबल कौन सी है? Carbon 12 is stable। यस, कार्बन 12 इज स्टेबल एंड कार्बन 14 इज अनस्टेबल। ठीक है। Radio। फिर वो लेड एप्रन की थिकनेस के बारे में पूछते हैं, तो वो 0.25 mm या पॉइंट इस तरह, जो हमने उस दिन भी बात की थी। लेकिन स्पेसिफिक वो फिर जब गुनेडल शील्डिंग की थिकनेस के बारे में पूछते हैं, तो वो 0.5 mm होती है। ठीक है। अ, इसके बाद डोजीमीटर्स के नाम उन्होंने पूछे थे, फिल्म बैच, TLDs, पॉकेट डोजीमीटर्स। और एक क्वेश्चन है, हॉट लैब क्या होती है? वहां पे हॉट लैब क्या होती है, उसमें क्या होता है? जहाँ पे रेडियो न्यूक्लियर मेडिसिन, फार्मास्यूटिकल पेशेंट पे इंजेक्ट किया जाता है। उसकी एल्यूशन की जाती है और टैगिंग की जाती है। ठीक है, रेडियो फार्मास्यूटिकल की जहाँ पे एल्यूशन की जाती है और उसकी टैगिंग की जाती है, उसको हॉट लैब कहते हैं। ठीक है। फिर पेशेंट की आफ्टर केयर की अगर हम बात करें कि आप न्यूक्लियर मेडिसिन में पेशेंट की आफ्टर केयर आपने क्या बतानी है, और मोस्टली वो पूछते हैं ये क्वेश्चन, क्योंकि हम लोगों का मेन काम ही यही है कि हमने स्कैन परफॉर्म करना है और उसको आफ्टर केयर बता के भेजनी है। ठीक है। तो उसमें आप सबसे पहले पेशेंट को ये गाइड करेंगे कि आपने बहुत ज्यादा पानी पीना है। वो नॉर्मली आप कंट्रास्ट भी लगाते हैं एक्सरे के केस में, CT के केस में,
तो आप तब भी उसको यही पेशेंट को गाइड करते हैं कि आपने 2 हफ्ते तक पानी का इस्तेमाल ज्यादा रखना है ताकि ये आपकी बॉडी से आउट हो सके। तो इसी तरह न्यूक्लियर मेडिसिन में भी आप पेशेंट को यही कहते हैं कि आपने बहुत ज्यादा पानी पीना है और 48 आवर्स तक आइसोलेशन, यानी कि बाकियों से आपने सेपरेट रहना है। ठीक है। फिर जो है पानी क्यों हम, अब वो क्वेश्चन पूछते हैं कि पानी हम क्यों, पेशेंट को हम ये क्यों कहते हैं कि पानी आपने ज्यादा पीना है, ताकि उसकी यूरिन आउटपुट ज्यादा हो, तभी तो उसकी बॉडी से जो रेडियो फार्मास्यूटिकल है वो आउट होगा। ठीक है। फिर अवॉइड कांटेक्ट विद पीपल। दूसरा, प्रेग्नेंट सॉरी जो होती हैं फीडिंग मदर्स जो होती हैं, उनके लिए जो ब्रेस्ट फीडिंग, उनके लिए भी सेम यही है, और ये है कि उन्होंने 48 आवर्स तक जो है वो स्टॉप करना है ब्रेस्ट फीडिंग। ठीक है। तो ये कुछ जर्नल से इंस्ट्रक्शंस हैं जो आपने उस टाइम पेशेंट को देनी है आफ्टर केयर में। तो गुनेडल शील्डिंग की थिकनेस जो है 0.5 mm होती है। ठीक है जी। रेडिएशन प्रोटेक्शन की हमने बात कर ली कि इसमें भी टाइम, डिस्टेंस और शील्डिंग की बात होती है। इसके बाद आ गया कि आपने स्किन टेस्ट कौन कौन सी पढ़नी है। बोन, बहुत जरूरी है बोन स्कैन। जो ओएसपी है उसमें भी बोन स्कैन वो कई बार लगाया होता है उन्होंने, और वही उसमें से पूछते हैं। फिर वो ये पूछते हैं कि हाईलाइटेड एरियाज, अगर आपके पास बोन स्कैन का इमेज आता है तो जो हाईलाइटेड एरियाज हैं उनका क्या मतलब होता है। उसका ये मतलब होता है कि उन एरियाज में मेट्स पड़े हुए हैं, वहीं पे रेडियो फार्मास्यूटिकल आपका, क्योंकि उसने टैग उसी एरिया को जाके करना होता है ना जहाँ पे कोई ट्यूमर या कोई इस तरह की कोई चीज पड़ी है। तो आ, ये भी आपने याद करके जाना हॉस्पिटल के हवाले से। बोन का, थायराइड का, लंग्स का, जीआईटी, ब्रेन, हार्ट और रीनल, हार्ट के और रीनल के बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। ओस्पी के लिए बोन स्कैन है। ओस्पी एज सच वो इस तरह से नहीं कि वो प्रॉपर अरेंजमेंट करके, वो वाइवा के दौरान ही आप लोगों को इमेजेस दिखा के जो पूछ लेते हैं वही एक ओस्पी होती है। तो इंजेक्शन, अच्छा इसमें ना इंजेक्शन जो मुझे याद आ रहा है जब हम लोग गए थे तो वो जो इंसुलिन वाली सिरिंज होती है ना उस तरह का उसका उतनी स्लिम सी सिरिंज थी जिससे ये रेडिएशन जो है ये डोज लगाते थे। फिर डोज कैलिब्रेटर इंपॉर्टेंट है, गैमा कैमरा, और लंग का भी आपने इमेज देख के जाना है। फिर इसमें एक स्कैन पढ़ते हैं जो हमसे वो बड़ा पूछते होते थे, वीक्यू स्कैनिंग। क्या होती है वीक्यू स्कैन? वेंटिलेशन परफ्यूजन स्कैन। परफ्यूजन स्कैन, हाँ ये भी वो लोग बहुत ज्यादा पूछते हैं। और दूसरा ये कहूंगी कि जो आपकी चैपमैन की बुक है ना, अपने ये जो प्रोसीजर्स है ना थोड़ा सा उनको एक बार रीड करके वहां से जाइएगा। उसमें पेशेंट की जो इंडिकेशन या आफ्टर केयर उसमें कुछ अच्छी लिखी होती है उन्होंने, उसको एक बार रीड कर लीजिएगा। फिर डायग्राम जो आपने जिस जिस पेज की देखनी है, जो में भी आपसे पूछ लें कि भाई ये क्या चीज, और वो ना कंप्यूटर के ऊपर आपको इमेज दिखाते हैं और पूछते हैं ये क्या नजर आ रहा है। तो हम लोगों को रेडिएशन के साइन दिखाए थे मुझे याद है, और पूछा था, और ग्लव्स दिखाए थे लेड के ना, इस तरह। तो पेज नंबर 102, 105, 106, 124, 129, 34, 139, 50, 54, 57, 95 और 97, इनकी डायग्राम्स हैं कुछ जो इम्पोर्टेंट है, उनकी आप लोगों ने एक बार उनको देख लेना है। ये कहीं ऑस्पी में उसमें से ना वो दिखा दे इमेजेस। ठीक है। तो आज क्योंकि मेरा न्यूक्लियर मेडिसिन का इतना इटसेल्फ कोई एक्सपीरियंस नहीं है, सिर्फ जो पढ़ा हुआ है मैंने यही याद था मुझे, तो आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछें, वरना यहाँ तक ही। ये पढ़ के लेकिन जरूर जाइएगा, चीजें सारी इंशाल्लाह आप लोगों का वाइवा अच्छा होगा। मैम जो रेडिएशन की आप साइंस कह रही हैं वो रेडिएशन सेफ्टी के साइंस होंगे तो प्रॉपर। रेडिएशन सेफ्टी के साइन जो ना आप क्योंकि मेरा सीनम में जाना होता नहीं है, इतना टाइम नहीं मिलता, नहीं तो वहां से पिक्चर्स में ले लेती। ये वहां पे उन्होंने ना साइन रेडिएशन सेफ्टी के, जैसे वो एक तो हम वो फैन शेप तो हम जी बहुत जी मैम। देखते हैं हर जगह रेडिएशन है, तो इस तरह के साइंस वो बने होते हैं। और कई बार कुछ वो उस टाइम पे ऐसे साइन लेके आए हुए थे कि हमें उनका पता भी नहीं था। तो इसलिए आप लोग जो है वो रेडिएशन पे, मैं सर्च करती हूँ अगर मुझे मिलता है तो, मैम मतलब उनका उन फिर वो सब मीनिंग साइंस की रिलेटेड तो यही होगी ना कि रेडिएशन सेफ्टी के साइंस हैं। सेफ्टी के साइंस है। हाँ जी, और वो फिर पूछते भी हैं कई बार, ये भी ना क्वेश्चन पूछा जाता है, वो जो हमसे उस टाइम पे वो पूछ रहे थे कि मतलब किस टाइप की रेडिएशन में, लाइक अब देखिए न्यूक्लियर मेडिसिन के लिए क्या साइन होगा और उसके लिए हम्म। क्या होगा। तो ये था, इस तरह वो फिर पूछते हैं कि रेडियो एक्टिव ओके। है ये है कुछ ऐसे।
तो वो साइंस भी आप लोग देख के जाइएगा। और ये जो बुक की बात पूछ रहे हैं, बुक आप लोगों ने जो पढ़ी है, हम लोगों ने न्यूक्लियर मेडिसिन की, वो एक ही किताब है और वो सारे उसके चैप्टर्स करने होते हैं। मुझे नाम उसका भूल गया, मैं बताती हूँ मैम जी देख के। हमने मतलब कंप्लीट तो की नहीं थी बुक, क्योंकि काफी ज्यादा था, ज्यादातर है ना, उसमें हम लोगों हमने ने तो पूरी बुक की थी, सिर्फ मेरे ख्याल से एक चैप्टर था आई थिंक जो हम लोगों ने छोड़ा था, वरना हमने न्यूक्लियर मेडिसिन में पूरा पूरा सब्जेक्ट किया था इसका। रमेश चंद्रा है इसकी बुक। जी मैम यही है। हाँ, हमने तो ये सारी पढ़ी थी। मैम पढ़ी हमने भी सारी थी, लेकिन ज्यादा फोकस क्लिनिकल्स पे था और पेपर ज्यादा आया भी क्लिनिकल्स में से था। तो हम्म। वैसे बेसिक पूछते हैं क्वेश्चंस। हाँ हाँ, क्वेश्चन तो देखिए, अगर आप लोगों ने क्लिनिकल, आपका पेपर जब क्लिनिकल है ना, तो आपका वाइवा तो वाइवा वैसे भी क्लिनिकल ही होता है। ठीक है। तो ये है कि क्वेश्चन मैंने आपको बताया नहीं कि हम लोगों से उसने इतने ये बेसिक क्वेश्चन ये पूछा है, जी आपको कैसे पता लगेगा कि इस पेशेंट को डोज लगी हुई है, आपको ये कैसे ये साइन का क्या मतलब होता है, तो वो इतने बेसिक कई बार क्वेश्चन पूछते हैं कि हम पजल हो जाते हैं। तो इस ठीक हो गया मैम। और आप लोगों का कोई क्वेश्चन? बाकी कुछ मैंने स्लाइड्स निकाली तो है इसकी, वो मैं आप लोगों को ना ग्रुप में भेज दूंगी, पेट सीटी और ये कुछ जर्नल इसकी प्रोटेक्शन के बारे में। आज हम लोगों की लास्ट क्लास है, उम्मीद है आप लोगों को इस सेशन से कोई फायदा होगा। तो जैसे जैसे आप लोगों के वाइवाज होते जाएं तो मुझे बताइएगा जरूर कि क्वेश्चंस क्या पूछे और आप लोगों के वाइवाज कैसे हों, ठीक है।